नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में धान अधिप्राप्ति 1 दिसंबर से शुरू। सहकारिता विभाग ने धनबाद में 1 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। जिला सहकारिता कार्यक्रम द्वारा जिला आपूर्ति कार्यालय को 18 पैक्स आधारित केंद्रों की सूची सौंप दी गई है। हर प्रखंड में कम से कम एक केंद्र खोला जाएगा ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा मिले। खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए इस बार 4 राइस मिलरों को भी टैग किया जाना है। इससे उठाव और भंडारण में आसानी होगी। सबसे अधिक 4 केंद्र गोविंदपुर प्रखंड में खुलेंगे, जबकि तोपचांची में 3 केंद्र खुलेंगे। सभी प्रखंडों में खरीदी प्रक्रिया और राइस मिलों को जोड़े जाने को लेकर जिला स्तरीय कमेटी में चर्चा भी शुरू हो चुकी है। बता दें, जिला स्तरीय कमेटी की हालिया बैठक में धान खरीदी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने वेद प्रकाश ने बताया है कि अब तक जिले में धान खरीद का लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 2 लाख क्विंटल से अधिक लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। बता दें, झारखंड सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन में धान बेचने वाले किसानों को 100 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। झारखंड में ठंड बढ़ी, 10 लाख कंबल बांटे जाएंगे। झारखंड में तापमान सर्द होना शुरू हो गया है। हवाएं कंपकपाने लगी है। सर्दी की ठिठुरन का एहसास अब होने लगा है। ऐसे में ज़रूरतमंदों को ठंड से निपटने के लिए जल्द ही गर्म कंबल बांटे जाएंगे। बता दें, धनबाद जिले में ही करीब 70,000 लोगों को कंबल बांटे जाएंगे, जबकि पूरे राज्य में करीब 10 लाख लोगों को कंबल बांटना है। धनबाद जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की योजना के तहत कंबल बांटने की राशि मिल चुकी है, साथ ही खरीदारी भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस बार मिक ब्लैंकेट मंगाई है, जिसे बांटा जाना है। कंबल जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उचित लाभुकों को दी जाएगी। कंबल बांटने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में भी प्रखंडवार कंबल भेजे जाएंगे। कंबल बांटने की तिथि भी जल्द निर्धारित होगी। प्रशासन के अनुसार इस महीने ही कंबल बांटे जाने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया है कि इस बार बढ़िया क्वालिटी के कंबल बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया है कि पहले दरी वाले कंबलों का वितरण होता था, लेकिन इस बार सरकार ने मिंक ब्लैंकेट बांटने का लक्ष्य तय किया है। यह कंबल गर्म होने के साथ ही अधिक टिकाऊ भी होते हैं। झारखंड में आज से शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड सरकार 21 नवंबर से आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के नीलांबर पीतांबर प्रखंड के बैरिया गांव में राज्य स्तर पर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के बीच परिसंपत्ति एवं प्रमाण पत्र का भी वितरण किया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पलामू के साथ साथ प्रत्येक प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राज्य भर में यह अभियान शुरू हो जाएगा, जो जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड व पंचायत स्तर तक चलेगा। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि हेमंत सोरेन शुक्रवार 21 नवंबर से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम इसलिए शुरू करते हैं कि लोगों के बीच में जाकर समस्या सुनी। यही हेमंत सरकार जनता के बीच में जो वादा किया था उसका पूरा करेगा। आदिवासी सरना बचाओ महारैली का प्रदर्शन 23 को। आदिवासी सरना बचाओ महारैली द्वारा झारखंड महाभिषेक चर्च के खिलाफ 23 नवंबर को प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन कार्यक्रम में सरना समाज की कई संस्था से संबंध सदस्य व अन्य शामिल होंगे। संगठन की ओर से बताया गया है कि पिछले 2 साल से अवैध रूप से भीड़ जुटाकर बीमारी ठीक करने का झांसा देकर झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसका विरोध होगा। संगठन की गुरुवार को हुई बैठक में आयोजन को लेकर चल रही तैयारी की चर्चा की गई। संगठन के सोमा उरांव ने बताया है कि बैठक में प्रदर्शन के खिलाफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट की ओर से रांची के उपायुक्त और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर 23 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग का विरोध किया गया है। उन्होंने बताया है कि किसी को अपने धर्म और समाज की सुरक्षा और विरोध करने का अधिकार है। इसी प्रत्याशा में फ्रंट के लोग विरोध कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में 80 करोड़ का मेड इन फ्रांस जहर बरामद। झारखंड में सांप के जहर और 2.5 किलो पेंगोलिन सल्क बरामद हुआ है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बता दें, 80 करोड़ रुपए मूल्य के सांप के जहर और पेंगोलिन सिल्क की बरामदगी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग ने की है। विभाग ने कहा है कि फ्रांस निर्मित 1200 ग्राम सांप का शुद्ध जहर बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है। साथ ही 2.5 किलोग्राम
पेंगोलिन शल्क भी मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए है। डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया है कि इस मामले में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग ने देव बिहार के औरंगाबाद जिला से मोहम्मद रिजान, मोहम्मद मिराज और पलामू के हरिहरगंज के कौआ खोड़ से राजू कुमार को गिरफ्तार किया है। सिराज और मिराज पिता पुत्र हैं। बोकारो में चोर गिरोह का मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार। बोकारो के बलीडीह थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक के चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत कुल 3 युवकों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 9 चोरी की बाइक बरामद की है। सभी बाइकें बीते कई दिनों से बोकारो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई थी। मामले की जानकारी देते हुए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी सर्विस लाइंस और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान गिरोह के मुख्य सरगना समेश आलम समेत 2 अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया है कि गिरोह चोरी की बाइक को बोकारो से चुराकर पश्चिमी बंगाल में खपाता था। पीजीटी की दूसरी डीवी लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की पीजीटी भर्ती प्रक्रिया जो वर्ष 2023 में शुरू हुई थी, लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। अंतिम प्रक्रिया चरण में आवश्यक सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई, जिस कारण अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार वे लगभग 2 माह पहले आयोग कार्यालय पहुंचे थे और डीवी लिस्ट शीघ्र जारी करने को लेकर आवेदन भी सौंपा था। उस समय आयोग द्वारा उन्हें आश्वस्त दिया गया था कि 2 माह के भीतर डीवी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या अपडेट नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहला परिणाम जारी हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। इससे न केवल हजारों अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हो रहा है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या भी बनी हुई है। सरकारी स्कूल के बच्चों को अगले वर्ष मिलेगी किताबें और बैग। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगले वर्ष शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक मिल जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परिषद ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, नोट्सबुक तथा बैग की आपूर्ति के लिए अलग अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर संबंधित प्रकाशक और एजेंसी को इन चीज़ों की आपूर्ति प्रखंडों में स्थापित बीआरसी केंद्र पर की जाएगी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तथा राज्य बजट से 9वीं से 12वीं के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देती है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय किट योजना के तहत 1ली से 12वीं कक्षा के बच्चों को नोटबुक तथा 1ली से 8वीं के बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। झारखंड मौसम ला नीना मार्च 2026 में पड़ेगा कमजोर। अब की बार सक्रिय मानसून ने जहां झारखंड की भूमि को तरबतर कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर लगातार बढ़ रही ठंड के तौर पर देखा जा रहा है। जलवायु में पर्याप्त नमी बनी हुई है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहने वाली हवा मौसम को शुष्क बना रही है। इसी कारण ठंड का असर इस वर्ष 1 माह पूर्व ही शुरू हो गया। बता दें, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय ला नीना स्थिति बनने के कारण भी इस वर्ष ठंड का असर बढ़ने की संभावना है, जो कि फरवरी 2026 के अंत तक बना रहेगा। मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह से ला नीना के कमजोर पड़ने के बाद ठंड का असर कम होता जाएगा। बता दें कि ला नीना प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में एक प्राकृतिक घटना है, जो समुद्र की सतह के तापमान को सामान्य से अधिक ठंड कर देती है। ला नीना के दौरान पूर्वी हवाएं मजबूत हो जाती है, जिससे गर्म पानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडा पानी ऊपर आता है। मैट्रिक इंटर परीक्षा का आवेदन 12 दिसंबर तक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। जैक की ओर से जारी सूचना के अनुसार 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 18 नवंबर से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जो कि 12 दिसंबर तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने के लिए छात्र छात्राओं को जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इन वर्ष दोनों परीक्षाओं में करीब 8 लाख परीक्षार्थी के शामिल होने की उम्मीद है। जैक द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक छात्र को अपना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट सावधानीपूर्वक भरकर विद्यालय में जमा करना होगा।
गिरिडीह में अवैध हथियारों की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री के संचालन के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को छापेमारी के क्रम में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह सफलता सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम को गांडे के महेश मराव गांव में मिली। शायर अली के नवनिर्मित घर के अंडरग्राउंड कमरा में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा की और इसमें संलिप्त गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी रही है। बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के आस्था गांव निवासी करीब 40 वर्षीय शायद अली, खरजोरी गांव निवासी करीब 30 वर्षीय फुरकान भी शामिल हैं। झारखंड में 97 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक निबंधित। झारखंड को श्रम प्रधान राज्य माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। इस श्रम पोर्टल पर अब तक 97 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने निबंधन कराया है। श्रमिक प्रधान राज्य होने के नाते राज्य गठन के बाद से अब तक सभी सरकारों ने श्रमिकों के कल्याण, बेरोजगारों को रोजगार एवं उनके कौशल विकास प्रशिक्षण को प्राथमिकता में रखा है। श्रमिकों के प्रति सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि कोरोना के समय झारखंड अपने श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराने में सफल रहा। विदेशों में कार्यरत श्रमिकों की सकुशल घर वापसी पर राज्य सरकार त्वरित कदम उठाती रही है। वहीं अन्य राज्यों में नियोजित होने के उद्देश्य से जा रहे प्रशिक्षणार्थियों को पहले 1 माह तक आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से देश के 8 शहरों तमिलनाडु, बेंगलुरु और राजस्थान, तेलंगाना, चेन्नई, सूरत, नोएडा में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना की गई है। झारखंड में वंशानुगत बीमारी रोकने को एक भी काउंसलर नहीं। आनुवंशिक बीमारियों को लेकर आदिवासी बहुल झारखंड उच्च जोखिम वाला राज्य है। सिकल सेल अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर विमलेश सिंह बताते हैं कि केवल रांची में ही 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 4 से 5% बच्चे इससे प्रभावित हैं। सदर अस्पताल के हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन के अनुसार केवल रांची के डे केयर में 1039 बच्चे निबंधित हैं। राज्य की बात करें तो लगभग 2% आबादी प्रभावित है। वहीं हीमोफीलिया के 124 निबंधित मरीज हैं। बावजूद इसके राज्य में एक भी जेनेटिक काउंसलर नहीं है, जबकि आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम में काउंसलर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे पारिवारिक इतिहास की जांच और वंशानुक्रम पैटर्न का विश्लेषण कर किसी आनुवंशिक विकार से संभावित जोखिम वाले व्यक्ति और परिवार की पहचान करते हैं। बीमारियों के प्रसार को भी रोकते हैं, लेकिन राज्य में आनुवंशिक परामर्शदाता का अभाव इन बीमारियों के प्रसार में सहायक सिद्ध हो रहा है। नीतीश 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, 15 राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। जिन 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, लोजपा के 2, हम से और रालोमो के 1 मंत्री शामिल हैं। 3 महिलाएं हैं। वहीं नीतीश के पिछले मंत्रियों में 19 को इस बार मौका नहीं मिला है, जबकि 10 नए मंत्री बनाए गए हैं। पंचायतों तक जाकर ग्रामीणों की समस्या निपटाएंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉड्यूल में लागू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया गया है कि 21 से 28 नवंबर तक राज्य भर में सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएगी और उसका ऑन द स्पॉट निवारण का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर सेवा गारंटी के तहत सूचीबद्ध राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ लोगों को शिविर में ही उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन मुख्य सचिव के साथ गुरुवार को उपायुक्तों की बैठक में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
समूह से जोड़कर रोका जा सकता है महिलाओं का पलायन। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी से जुड़कर लापुंग और बेड़ो प्रखंड में आजीविका के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही दीदियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। इनके संयुक्त प्रयास से लखपति दीदी बनने का सपना साकार हो सकता है। महिला समूह से जुड़कर राज्य भर में पलायन को रोका जा सकता है। मंत्री गुरुवार को लापुंग में एकीकृत कृषि क्लस्टर और बेड़ो में जरिया आजीविका महिला संकुलन स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सरकार हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार की योजनाएं महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। वहीं उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के साथ किसानों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से पहल करेंगी। भाजपा ने शिक्षा विभाग में 75 करोड़ का आधार स्कैम का आरोप लगाया। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में 75 करोड़ का आधार स्कैम हुआ है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय शाह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS इंटरप्राइज के गठजोड़ से चलते आधार कार्ड निर्माण से जुड़ा लगभग 75 करोड़ रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। टेंडर की मूल प्रति एजेंसी को जारी वर्क ऑर्डर, JPC निदेशक के 3 आधिकारिक पत्र और RTI से प्राप्त सूचना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि छात्रों से आधार एनरोलमेंट या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जानी थी। प्रति छात्र 50 रुपये का भुगतान सरकार द्वारा JPC को किया जाना था, जिसे आगे एजेंसी को दिया जाना था। अजय शाह ने कहा है कि JPC के संरक्षण में MKS इंटरप्राइज ने पिछले 2 वर्षों में स्कूलों में व्यापक अवैध वसूली की है। झारखंड में 23 से बादल छाने की संभावना। झारखंड में इन दिन में ठंड सामान्य रूप से पड़ रही है, जबकि रात में ठिठुरन बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने गुरुवार को बताया है कि झारखंड में फिलहाल ठंड में बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 21 और 22 नवंबर को झारखंड के अधिकांश जिलों में सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ हो जाएगा। वहीं 23 और 24 नवंबर को सुबह में कुहासा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इधर पिछले 5 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। धन्यवाद।